गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को सुनाई दे रहा है और सभी को दिखाई दे रहा है क्या भाई? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है तो अच्छी बात है। 35th की, एक मिनट सौरभ, मैं लिख लेता हूं भाई, मैं लिख लेता हूं। 35th की। मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, डोंट वरी। चलो भाई, सभी को नमस्कार, जय हिंद। शुरू करते हैं सेशन को। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो, अब हमारा ये लास्ट पार्ट है गुप्ता एरा के बारे में। ऑलरेडी हम दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं, दिस इज आवर थर्ड पार्ट। और यहां पर जितने भी अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, एक आधे को छोड़ के बाकी जितने अलग क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आया हूं आपके लिए। और उसके बाद हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करेंगे। बस एक दो चैप्टर्स और हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, और उसके बाद ये जो है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मॉडर्न ऑलरेडी हो चुका है, एंशिएंट खत्म हो जाएगा, फिर मेडिवल पे आ जाएंगे, या जो भी सब्जेक्ट आप कहोगे वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी कर लेंगे, पॉलिटी कर लेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। करने तो सारे ही हैं, आगे पीछे करके कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा वॉइस, वॉइस एकदम परफेक्ट है भाई, वॉइस परफेक्ट है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग बता दो भाई, वॉइस क्लियर है ना? चलो, ओके ओके ओके। चलो देख लेंगे, बिल्कुल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी जो भी होगा करने तो सारे ही है ना, छोड़ना तो कुछ है नहीं, तो लोड क्यों ले रहे हो। चलो बेटा, तो जितने भी लोग हमारे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने बेसिक्स कवर नहीं कर रखे और सीधे एटीएम में जुड़ गए हैं, या फिर आपके जान पहचान में जो लोग हैं जिनको तैयारी करनी है और जीके उनकी वीक है, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो CBT 1 CBT 2 के लिए हमारा जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच। और बहुत बढ़िया जबरदस्त बैच है, 499 का ऑफर है, 25 अगस्त तक है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर, मजा आ जाएगा ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। बाकी अब हमारा पहला क्वेश्चन, द प्रोविंशियल गवर्नर्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर कॉल्ड, गुप्त काल के दौरान प्रांतीय गवर्नरों को क्या कहा जाता था? कुमार, अमात्याज, महतारस, उपारिकाराज या दुतास? ठीक है, देखो भाई, ये जो ट्रांसलेशन है ये ससुरा थोड़ा सा अलग से एक्सेंट में जा रहा है। तो ये कुमार अमात्य है, ठीक है, ये महताराज है, ये उपारिकाज है, ठीक है, या फिर दूताज है। मतलब इंग्लिश में हम एस एस लगा देते हैं तो वही ट्रांसलेट हो गया है। तो यहां पर अगर हम लिखें तो कुमार अमात्य, ठीक है, कुमार अमात्य, इधर महतारा, महतारा, ठीक है, उसके बाद उपारिका, ये उपारिका है, उपारिका, और ये दूत, ये क्या है भाई लोग? दूत। तो इनमें से जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, यानी कि गुप्ता एरा में जो प्रांत थे, उनके जो गवर्नर थे, वायसरॉय थे, उन्हें क्या कहा जाता था? जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आज के टाइम में ये एक तो हमारी पूरी कंट्री है और उसके बाद हमारे स्टेट्स हैं, यानी हमने पूरी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे ही गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। जैसे आज हमारा देश राज्यों में विभाजित है, वैसे ही गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। और जैसे आज स्टेट के पॉलिटिकल हेड को, राज्य के राजनीतिक मुखिया को हम लोग चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो उस जमाने में बच्चों पूछा जा रहा है कि प्रांत के हेड को, पॉलिटिकल हेड को क्या बोला जाता था? ठीक है भाई, चलो एक सेकंड बेटा, अभी ठीक आएगी, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी देखो भाई, यहां पर
हाँ, तो यहां पर हमारे पास कैपिटल तो हुआ करती थी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य में भी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है। और इनके जो प्रांत थे, जो प्रोविंसेस थे, उनके हेड को अंग्रेजी में तो हम बोल रहे हैं वायसरॉय या गवर्नर, जो कि यहां पे लिखा हुआ भी है गवर्नर या गवर्नर, पर प्रांत के हेड को बोला जाता था उपारिका। क्या कहा जाता था बच्चों? उपारिका। यानी जैसे आज के टाइम में हमारा अब देखो ध्यान से, आज के टाइम में हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, वो इस तरह से विभाजित है। देश, देश से छोटी फिर जो टेरिटरी है वो है राज्य, राज्य से छोटी जो टेरिटरी है उसे हम बोलते हैं जिला, है ना, और जिला से छोटा जो है वो तहसील, और तहसील से छोटा जो है विलेज यानी गांव या ग्राम। उस जमाने में गुप्त एरा में, गुप्त एरा में भी इसी तरह का डिवीजन था, बस उस जमाने में तहसील नाम का डिवीजन नहीं होता था। यानी जो क्षेत्र है उसका डिवीजन, उसका पार्टीशन, उसका विभाजन कुछ इस तरह से था। उस जमाने में देश तो नहीं बोलते थे, उस जमाने में बोलते थे साम्राज्य, है ना, गुप्त साम्राज्य, साम्राज्य बोलते थे। साम्राज्य के बाद प्रांत बोलते थे। राज्य को क्या बोलते थे उस जमाने में? प्रांत। जिला को जिला ही बोला जाता था। पर एक चीज याद रखो, जैसे प्रांत को कई बार भुक्ति भी कहा जाता था, भुक्ति, प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। और ये जो जिला है, ध्यान से देखो बेटा, प्रांत को भुक्ति भी बोलते थे और जिला को बोलते थे बच्चों विषया या विषय, विषय या विषय। तो साम्राज्य यानी देश, राज्य मतलब प्रांत या भुक्ति, जिला मतलब विषय, तहसील तो होती नहीं थी, सीधे गांव होते थे इसके अंदर यानी ग्राम, ग्राम। भाई साम्राज्य का जो हेड होता था उसे बोला जाता था, ठीक है, राजा, यानी कि राजा नहीं बोलेंगे इसको, महाराजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाराज। पहली बार महाराज शब्द का इस्तेमाल भी तो यही हुआ है, श्रीगुप्त ने किया था, तो महाराज। प्रांत के हेड को बोलते थे बच्चों, भुक्ति के हेड को बोलते थे उपारिका, यानी जो गवर्नर होता था, जो वायसरॉय होता था, उसे क्या बोलते थे? उपारिका। उसके बाद विषय का जो हेड होता था, यानी जिले का जो हेड होता था, उसे विषयपति बोलते थे। क्या बोलते थे? विषयपति। और जो गांव का हेड होता था उसे बोलते थे ग्राम अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, ठीक है, ग्राम अध्यक्ष। तो बेटा देखो, महाराज, उपारिका, विषयपति, ग्राम अध्यक्ष, महाराज, उपारिका, विषयपति, ग्राम अध्यक्ष। तो यहां पर उपारिका, उपारिका कहा जाता था प्रांत के गवर्नर को, और याद रखना प्रांत के गवर्नर को उपारिका, विषय यानी जिले के हेड को विषयपति। इसीलिए ये जरूरी थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तहसील को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं ब्लॉक। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, जैसे यहां पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। कंट्री, देश यानी कंट्री, राज्य मतलब स्टेट, ठीक है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तहसील को बोलते थे या आज भी बोलते हैं ब्लॉक, और फिर गांव मतलब विलेज, ठीक है भाई। तो इंग्लिश में ये, मॉडर्न डे में ये बोलते हैं हिंदी में, और उस जमाने में गुप्ता एरा में ये बोलते थे, ठीक है, गुप्ता एरा में ये बोलते थे, वो उनके हेड्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द लैंड टैक्स कॉल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? जमीन से मिलने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था? बच्चों ध्यान से सुनो, जमीन से मिलने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था? ध्यान से देखो, संदीप, ये बेटा एक बार साहिल सर से पूछो बेटा, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, साहिल सर से पूछना इसके बारे में, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बाली या बली भी बोलते थे इसे। ये जो है ना, ये तीनों जो हैं, ए बी और सी, ए बी और डी, ए बी और डी, ये तीनों ही टैक्सेस हैं, ये तीनों ही गुप्त साम्राज्य के टाइम के टैक्सेस हैं। जैसे बाली जो है वो लैंड टैक्स हुआ करता था। भाई जमीन से मिलने वाला जो कर है, जमीन से मिलने वाला लैंड टैक्स, जमीन से मिलने वाले कर को क्या बोल रहे हैं? बाली बोल रहे हैं, या फिर बली भी बोल सकते हो, बली। अब एक चीज याद रखो, लैंड से यानी जमीन से मिलने वाले टैक्स का रेट क्या होता है वो भी बताता हूं।
ये टैक्स का रेट होता था 1/6 से लेकर, यानी टोटल प्रोडक्शन का, कुल उत्पादन का। बलि क्या होता था? कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का, यानी जो जमीन पर, पूरी जमीन पर जो कुल उत्पादन हो रहा है, जितने भी लैंड पर, जितनी जमीन है आपके पास, उस पर जो भी कुल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है, उसका 1/6 से लेकर 1/4 तक का टैक्स वसूल लिया जाता था। 1/6 का मतलब है लगभग 16.3 के आसपास, 16.3% के आसपास, और 1/4 का मतलब है बेटा 25% के आसपास, यानी लगभग 16.5 से, लगभग 16.5 से 25% के बीच तक जमीन से मिलने वाला टैक्स होता था इनको। ठीक है, यानी मान लो उस पूरी जमीन पर कुल उत्पादन जो है 100 है, तो उसमें से 16.5 से 25 के बीच में एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ये ले लिया करते थे टैक्स के तौर पर। तो इसे बोलते थे बलि, कुल उत्पादन का 1/6 से लेके 1/4 तक का टैक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल 16.66, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, 16.66, 16.66 से 25%। अच्छा, भाग जो है, ये जो है भाग, देखो ये जो गुप्त राजा है, जो गुप्त शासक है, जो गुप्त रूलर है, तो गुप्त शासक यानी गुप्त रूलर जो है, जो मेन रूलर है, वो लिया करता था, गुप्त रूलर लिया करता था इस वाले टैक्स को, गुप्त रूलर डायरेक्टली लिया करता था। यानी जो भी किसान खेतीबाड़ी कर रहा है, उस खेतीबाड़ी में एक फिक्स अमाउंट राजा के पर्सनल अकाउंट में जाता था। तो भाग जो है, यानी हर किसान जो उगा रहा है उसमें थोड़ा 1% 2% भाग किसका होता था? राजा का होता था। तो याद रखना भाई, भाग का मतलब है गुप्त शासक का, यानी गुप्त रूलर का पार्ट। कहां पर गुप्त रूलर का पार्ट? कहां पर गुप्त रूलर का भाग? कहां पर? किसान के उत्पादन में। किसान जो उत्पादन कर रहा है, उसमें कुछ एक आधा % जो है राजा का अपना हुआ करता था, जो राजा को सीधे उसके खाते में मिलता था। समझ में आ रही है बात? तो याद रखना, बलि तो जनरल जो लैंड टैक्स है वो है, जमीन पर टैक्स है, और ये राजा का हिस्सा होता था हर किसान की खेतीबाड़ी में, 1 से 2% जो भी, तो वो इन्हें पे करना पड़ता था, उसे बोलते थे भाग। और शुल्क जो है, पहले उसे शुल्क बोलते थे। तो शुल्क का मतलब है शुल्क, वैसे हिंदी में तो शुल्क बोलते हैं, पर ये जो शुल्क है बेटा, ध्यान से देखो, अभी बेटा, अभी सिर्फ दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। शुल्क का मतलब है टोल टैक्स। जो हम लोग टोल टैक्स पे नहीं करते, जब रोड पर चलते हैं तो टोल टैक्स पे करते हैं, है ना। तो टोल टैक्स, आने जाने पर दिया जाने वाला टैक्स, टोल टैक्स, तो ये टोल टैक्स हुआ करता था। तो याद रखना बेटा, 16.5 यानी 16.66% से लेके 25% तक तो बलि होता था। भाग जो है 1 से 2% राजा का हिस्सा होता था हर किसान की खेतीबाड़ी में, हर किसान की उपज में। और शुल्क जो है, यानी शुल्क जो है, ये टोल टैक्स हुआ करता था, आने जाने का टैक्स हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल 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 भाविका, ये डायरेक्टली किसान से आता था राजा के पास। ठीक है, चलो अब देखो, अभी जो मैंने तुम्हें बताया, अभी जो हमने बात की उसी के बारे में। द डिवीजन ऑफ द गुप्त एम्पायर्स लैंड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाज नोन एज, गुप्त साम्राज्य की भूमि का प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन क्या कहलाता था? मैंने अभी बताया, जिसे तुम आज कंट्री बोलते हो इंग्लिश में, जिसे देश बोलते हो हिंदी में, वैसे ही जिसे तुम आज स्टेट बोलते हो इंग्लिश में, राज्य बोलते हो हिंदी में, जिसे तुम डिस्ट्रिक्ट बोलते हो इंग्लिश में, जिसे जिला बोलते हैं हिंदी में, जिसे तुम ब्लॉक बोलते हो इंग्लिश में, तहसील बोलते हो हिंदी में, और जिसे तुम विलेज बोलते हो इंग्लिश में, और गांव बोलते हो हिंदी में। तो इनको गुप्त एरा में किन नामों से जाना जाता था भाई? कंट्री या देश को बोला जाता था साम्राज्य। क्या बोलते थे बच्चों? साम्राज्य। स्टेट को क्या बोला जाता था? प्रांत। और प्रांत को भी दूसरा नाम दिया गया था भुक्ति, जो बहुत कॉमन नाम था, भुक्ति। और जिला को बोला जाता था विषय। मैंने अभी बताया था तुम्हें। तहसील तो था ही नहीं,
तहसील वाला डिवीजन था ही नहीं, ये तो आज के टाइम में, उस जमाने में तहसील होती नहीं थी, गांव को बोलते थे ग्राम। और मैंने तुम्हें अभी बताया इनके हेड्स को क्या बोलते थे, इनके हेड्स को, साम्राज्य के हेड को गुप्त रूलर, ये तो गुप्त रूलर हुआ करता था, महाराज हुआ करता था, गुप्त रूलर तो महाराज होता था, ठीक है, तो इसे महाराज, गुप्त रूलर तो महाराज। जो भुक्ति का हेड है उसे क्या बोलते थे, गवर्नर या फिर वायसरॉय, या फिर जो गुप्त एरा में बोलते थे वो नाम था बच्चों, वो नाम था यहां पर उपारिका, उपारिका। विषय के हेड को विषयपति, विषय के हेड को क्या बोलते थे, विषयपति। और ग्राम के हेड को बोलते थे ग्राम अध्यक्ष, यानी आज का जो सरपंच वगैरह होता है ना, उस तरह से ग्राम अध्यक्ष। ग्राम अध्यक्ष। तो भाई देखो यहां पर क्या क्या हुआ, महाराज, उपारिका, विषयपति, ग्राम अध्यक्ष, उपारिका, विषयपति, ग्राम अध्यक्ष, भुक्ति, विषय, ग्राम। यहां पर है कुछ देखो, भुक्ति, विषय, ग्राम, ए में ही है, भुक्ति, विषय, ग्राम। आंसर क्या हो गया, ए, आंसर हो गया ए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अबे कहां बफरिंग हो रही है बे, इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है, कुछ भी बोल रहे हो आदित्य बाबू, बफरिंग तो हो ही नहीं रही यार, क्या आप बात कर रहे हो। चलो तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वॉज द फोर्स्ड लेबर और अनपेड लेबर सिस्टम इन द गुप्त पीरियड कॉल्ड, गुप्त काल में बेगार या अवैतनिक श्रम व्यवस्था को क्या कहा जाता था। जैसे बेगारी समझते हो, बेगारी, बेगारी, या फिर जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं तुम तो भाई मजदूर हो, गिरमिटिया मजदूर हो, बॉन्डेड मजदूर हो। तो बेसिक बात यह है कि जब आप किसी से ऐसा काम करवाओ जिसमें उसकी पूरी फिजिकल मेहनत लगे और फिर उसे आप पैसा ना दो, तो आपने भाई बेगारी करवा ली है उससे। क्या करवा लिया, बेगारी करवा ली है, अवैतनिक श्रम करवा लिया उससे, ऐसा श्रम करवा लिया जिसका आप उसे पैसा नहीं देने वाले हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, गुप्त एरा में ऐसा था, गुप्त एरा में, गुप्त काल में ऐसा था, जो किसान हुआ करते थे ना बच्चों, पीजेंट्स, जिनके पास छोटी जमीनें होती थी, यानी जो स्मॉल पीजेंट्स थे, जो स्मॉल पीजेंट्स थे, यानी जो छोटे किसान थे, छोटे किसानों के पास जमीनें कम होती थी, तो इन बेचारों को काम के नाम पर जो बड़े लोग हैं, जमींदार वगैरह, वो ले जाया करते थे, इनसे पूरा काम करवाया करते थे, फिजिकल मेहनत करवाया करते थे, और इन छोटे किसानों को बाद में पैसा नहीं दिया करते थे, इनको वेतन नहीं दिया करते थे। तो ऐसे स्मॉल पीजेंट्स जिनका मजदूरों की तरह उपयोग किया जाता था, मजदूरों की तरह यूज किया जाता था, मजदूरों की तरह यूज किया जाता था, ठीक है, ध्यान से देखो, मजदूरों की तरह यूज किया जाता था, पर वेतन नहीं दिया जाता था, सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, बस उनसे काम करवा लिया, उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। तो ऐसे में तो भाई आपने उससे बेगारी करवा ली, वेतन नहीं दिया जाता था, तो ऐसों को क्या बोलते थे, ऐसे ऐसे किसान को बोलते थे विष्टी। क्या बोलते थे बच्चों, विष्टी, विष्टी, बिल्कुल, आंसर इज बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। समझ में आया सबको। प्रवीण बेटा अपना एक बार इंटरनेट चेक कर, इंटरनेट चेक कर, क्योंकि यहां तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है इंटरनेट, ठीक है, बाकी सबका भी ठीक चल रहा है, अदरवाइज तो सबकी कंप्लेंट आती ना, ठीक है। समझ में आया, चलो। माही, उनको क्या मिलता था उसके बदले में, कुछ नहीं मिलता था, पैसे तो मिलते नहीं थे, बस मेहनत करके आ गए। बाकी छोटे किसान हैं, छोटी जमीन से छोटा पैसा कमा रहे, थोड़ा पैसा कमा रहे, बस उसी में खर्चा चला रहे, ठीक है। अच्छा हुआ था बीच में,
चलो चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बेटा खर्चा कैसे चलता था? जरूरतें कम कर दिया करते थे, खर्चा वैसे चलता था। जैसे जितनी ज्यादा सैलरी होती है हम लोग क्या करते हैं, उतने खर्चे बढ़ा लेते हैं, उतने ही खर्चे बढ़ा लेते हैं। जितनी कम सैलरी होती खर्चे उतने कम कर देते हैं, तो खर्चे कम किया करते थे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? जल्दी से बताओ, गुप्त काल के दौरान इनमें से कौन सा एक फेमस, देखो चारों के चारों एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है, चारों के चारों खगोल शास्त्री हैं और मैथमेटिशियन। और ऐसा भी नहीं कि इनमें से कोई भी ऐसा है जो इनफेमस है, सारे के सारे फेमस हैं, पर ज्यादा फेमस कौन सा है? जल्दी से जवाब दो, ज्यादा फेमस कौन सा है? ज्यादा फेमस कौन सा है? ओके भाई, ज्यादा फेमस तुमने किसका नाम सुना है? आर्यभट्ट का सुना है ना? 476 एडी से लेकर 550 एडी तक आर्यभट्ट सरवाइव करते हैं, और ये सबसे ज्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ हुए हैं। वराहमिहिर जो है इनसे पहले हुए, ब्रह्मगुप्त जो है ये इनके बाद हुए, भास्कर जो है इनके बाद हुए। तो सबसे पुराने तो वराहमिहिर हैं, पर सबसे फेमस आर्यभट्ट हैं। और तुम सब जानते हो ये जो आर्यभट्ट हैं, इन्होंने क्या किया? तीन चार चीजें की इन्होंने। देखो अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इन्होंने पहली चीज क्या की, इन्होंने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी एस्ट्रोनॉमी पर, एक बुक लिखी इन्होंने एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र से, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र से रिलेटेड एक किताब लिखी इन्होंने। उस किताब का नाम आर्यभट्टीय था। आर्यभट्टीय, तो बुक का नाम क्या है बच्चों? आर्यभट्टीय। दूसरा इन्होंने सजेस्ट किया था, इन्होंने सजेस्ट किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, और अपनी एक्सिस पर रोटेट करते करते सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है। यानी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, और रोटेट करते 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 सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगाती है। यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक साथ करती है अर्थ। तो याद रखना, पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती, अपनी एक्सिस पर घूमती है, तथा सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं अभी, ठीक है? सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी अर्थ, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये तो सही बात है, ये आर्यभट्ट ने बताई, रिवॉल्व्स अराउंड सन। तीसरा फैक्ट, जीरो इन्वेंट किया इन्होंने, जीरो इंट्रोड्यूस किया, जीरो, ही इंट्रोड्यूस्ड जीरो, ही इंट्रोड्यूस्ड जीरो, इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय हिम, देखो इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, जीरो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम, ठीक है? इंट्रोड्यूस इसी ने किया। और एक और चीज, ही इन्वेंटेड द यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, दशमलव जो सिस्टम है, दशमलव जो व्यवस्था है, उसको भी इन्होंने ही, इसका जो यूज है वो भी इन्होंने बताया। तो यूज भी किसने बताया डेसिमल सिस्टम का? दशमलव व्यवस्था का, दशमलव व्यवस्था का
यूज यानी उपयोग, वो भी इन्होंने ही बताया। तो ध्यान से देखो बेटा, इन्होंने क्या क्या किया। एक तो इन्होंने क्या बोल दिया, एक तो इन्होंने किताब लिख दी एस्ट्रोनॉमी पर यानी खगोल शास्त्र पर, जिसका नाम है आर्यभट्टीय है। दूसरा इन्होंने बोला कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अबे ससुरो, ऐसे ऐसे टुच्चे सवाल पूछ रहे हो तुम लोग। ठीक है, ये तो हम गिन रहे हैं ना आज। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। और तुम्हें क्या लगता है कि हमारी हमारी जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है या एंशियंट नॉलेज है इतनी वीक थी कि 10 के पहले कोई सिस्टम ही नहीं था, 10 के पहले कोई काउंटिंग ही नहीं थी? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो। चलो देखो ध्यान से। ये गुप्त गुप्त साम्राज्य के जो बाद के रूलर्स हुए ना, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, उनके टाइम पे था आर्यभट्ट। ठीक है, बाद के जो गुप्ता रूलर्स हैं उनके टाइम पर। तो एक चीज तो याद रखना, इसने किताब लिखी खगोल शास्त्र पे, आर्यभट्टीय। इसने सजेस्ट किया, आर्यभट्ट ने सजेस्ट किया कि भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तीसरा इन्होंने जीरो को इन्वेंट किया, जीरो को इन्वेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो डेसिमल सिस्टम है उसका उपयोग बताया। ठीक है, ये 4 आर्यभट्ट के काम है। तो यहां पर आर्यभट्ट हो गया। बाकी वराह मिहिर, मैं आपको बताऊं, वराह मिहिर जो है ये तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में था, याद है? समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त टू के दरबार में, जो इसके चंद्रगुप्त टू के 9 यानी कि 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक है वराह मिहिर। 9 रत्नों में से एक वराह मिहिर। और इन्होंने इन्होंने किताब लिखी है वराह मिहिर ने, पंच सिद्धांतिका, बहुत ही फेमस किताब पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, ठीक है बच्चों, पंच सिद्धांतिका, ये इन्होंने किताब लिखी थी। और ब्रह्मगुप्त तो काफी बाद में आए। और इन्होंने क्या किया, उज्जैन में, ये भी अपने वही एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन, इन्होंने उज्जैन में जो स्पेस लैब थी, उस स्पेस लैब के ये हेड थे। उस स्पेस लैब के ये हेड थे बच्चों, उज्जैन की स्पेस लैब के हेड थे। भास्कर वन जो है फेमस एस्ट्रोनॉमर और अपने गणितज्ञ मैथमेटिशियन है। ये 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसवी में इनका टाइम पीरियड बताया जाता है। 4 से 5th सेंचुरी एडी में इनका टाइम पीरियड बताया जाता है। ठीक है, इनके नाम पर एक सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। चलो भाई ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो बिल्कुल स्पेस लैब जो थी यानी अंतरिक्ष जो वैधशाला थी, उसके हेड थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है भाई, और ब्रह्मगुप्त ने तो एक किताब भी लिखी है, ब्रह्मगुप्त ने तो एक किताब भी लिखी है। इसने किताब लिखी है ब्रह्माज फुट सिद्धांत, ब्रह्माज फुट सिद्धांत, ये किताब लिखी है इन्होंने, ब्रह्मास फुट सिद्धांत। और एक और किताब लिखी है खंड खाद्यक, खंड खाद्यक। ठीक है, तो 2 किताबें लिखी है इन्होंने, एक तो लिखी है ब्रह्मास फुट सिद्धांत, ब्रह्मास फुट सिद्धांत, और दूसरी खंड खाद्यक, खंड खाद्यक। ठीक है भाई, चलो यहां पर आंसर हो गया हमारा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्त एम्पायर इज ऑफन रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया प्राइमरीली ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन। गुप्त साम्राज्य को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी प्रगति के कारण अक्सर भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा।
जल्दी बताओ भाई। ओए फालतू बातें नहीं, साला पढ़ाई कर लो तुम लोग चुपचाप। सची को बेटा, नवरत्न तेल, तेल से हमको कुछ याद आ रहा है, बोल दे। हाँ। देखो भाई, तो किसके किसके फील्ड में एडवांसमेंट हुआ, किस फील्ड में एडवांसमेंट हुआ जिसकी वजह से इसको गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया की, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। एक तो लिटरेचर और दूसरा साइंस। इस जमाने में गुप्ता एरा में जैसा लिटरेचर लिखा गया, जितना लिटरेचर लिखा गया, वैसा लिटरेचर कभी भारत के इतिहास में लिखा ही नहीं गया। क्योंकि इस टाइम पर ही थे कालिदास, इस टाइम पर थे शूद्रक, इस टाइम पे थे भास, इस टाइम पे थे विष्णु शर्मा, इस टाइम पे थे विशाख दत्त, इतने बढ़िया बढ़िया राइटर्स जिन्होंने इतना बढ़िया लिटरेचर लिखा। इसी टाइम पर लिखे गए पुराण, ठीक है, इसी टाइम पर लिखे गए पुराण, इसी टाइम पर लिखी गई स्मृति। तो यानी लिटरेचर तो जबरदस्त। और साइंस के फील्ड में इसी टाइम में आर्यभट्ट, इसी टाइम में वराहमिहिर, इसी टाइम में, इसके थोड़े टाइम बाद ब्रह्मगुप्त, ठीक है, इसके टाइम पे धन्वंतरी एक प्लास्टिक सर्जन थे। यानी इतना बढ़िया साइंस एंड टेक और लिटरेचर के फील्ड में तरक्की हुई है कि गुप्त एरा को हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम युग बोलते हैं लिटरेचर और साइंस का। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर लिटरेचर और साइंस, ठीक है, इनके फील्ड में जबरदस्त तरक्की हुई है। इसकी वजह से पूरे गुप्त काल को हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो मैं यहां पर अगर लिख भी दूं कि यहां पर पुराण लिखे गए, है ना, यहां पर पुराण लिखे गए यानी पुराने टेक्स्ट, हिंदू, ओल्ड हिंदू टेक्स्ट पुराण लिखे गए। उसके बाद यहां पर स्मृति लिखी गई, है ना, नारद स्मृति, ठीक है, ये सब पुराण लिखे गए, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। उसके अलावा यहां पर जो है कई सारे राइटर्स हुए जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्स्ट लिखे, जैसे यहां पे कालिदास हुए, है ना, यहां पे कालिदास हुए। कालिदास के अलावा यहां पे शूद्रक हुए, शूद्रक के अलावा विशाख दत्त, उसके अलावा यहां पर भास हुए, विष्णु शर्मा हुए। तो इन्होंने अपनी कई सारी फेमस किताबें इस गुप्त पीरियड में लिखी हैं बच्चों, ठीक है। तो ये राइटर्स थे, राइटर्स एंड पोएट्स थे ये, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ है लिटरेचर के फील्ड में। और साइंस के फील्ड में आर्यभट्ट, अभी हमने पढ़ा आर्यभट्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहां पर अपना वराहमिहिर, है ना, वराहमिहिर। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर पढ़ा ब्रह्मगुप्त, एक प्लास्टिक सर्जन थे धन्वंतरी। तो इस तरह से साइंस एंड टेक के फील्ड में भी गजब की चीजें हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड डील्स विद स्टोरीज ऑफ विजडम एंड मोरल्स। मुझे बता सकते हो ऐसी ऐसी कौन सा यहां पर वो टेक्स्ट है जिससे तुम्हें लगता है कि सर इससे पता चलता है कि बुद्धिमानी होनी चाहिए, आपके अंदर विजडम होनी चाहिए, यानी यू मस्ट बी अ स्मार्ट पर्सन, और आपके मोरल्स होने चाहिए, यानी आपके एथिक्स होने चाहिए, आपकी नीतियां होनी चाहिए, यानी आपके कुछ उसूल होने चाहिए। कौन सी किताब से ऐसा लगता है तुम्हें, बताओ। कौन सी किताब में हम लोगों ने भी थोड़ा सा पढ़ा है, या हमने थोड़ा कहानियां वहानियां सुनी हैं जो हमें मोरल स्टोरी सुनने को मिलती हैं, बताओ वो कौन सी बुक में मिलती है। पंचतंत्र, वेरी गुड, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की लिखी हुई, उस जमाने में विष्णु शर्मा की लिखी हुई पंचतंत्र। तो पंचतंत्र में जो कहानियां हैं वो हमें बताती हैं कि आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, आदमी के अपने एथिक्स यानी उसूल होने चाहिए, ठीक है। तो विष्णु शर्मा, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा। हितोपदेश किसने लिखी है बच्चों, हितोपदेश लिखी है विष्णु शर्मा ने ही।
ये भी विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने 2 किताबें लिखी, पंचतंत्र एंड हितोपदेश। मेघदूत लिखी है कालिदास ने, है ना, मेघदूत लिखी है कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी लिखी है कालिदास ने। समझ में आया बच्चों? तो विष्णु शर्मा कालिदास, पंचतंत्र, हितोपदेश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आंसर हो गया पंचतंत्र की कहानियों से हमें साहित्य ज्ञान और नैतिकता के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। Which of the following scientific text was composed during the गुप्त पीरियड? जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा एक वैज्ञानिक ग्रंथ की रचना हुई है गुप्त काल के दौरान? बता सकते हो? अब तो बता सकते हो। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल थे, शर्मा थे, उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे, पर बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे। मेडिवल टाइम में और मॉडर्न टाइम में ज्यादा फेमस हुए इस नाम से। बहुत बढ़िया, देखा अभी पढ़ा था हम लोगों ने, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, शाबाश बच्चों। आर्यभट्टिया, ठीक है, खगोल शास्त्र पे लिखी गई है आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्टिया। सुश्रुत संहिता मेडिकल से रिलेटेड है। चरक संहिता मेडिकल से रिलेटेड है, चिकित्सा संबंधी है। आर्यभट्टीय स्पेस से रिलेटेड है, खगोल शास्त्र संबंधी। और सूर्य सिद्धांत ये भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है ना, खगोल शास्त्र से रिलेटेड यानी स्पेस से रिलेटेड। ठीक है भाई, तो सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखा गया है। ये कब लिखी गई है? लगभग 8th या 7th सेंचुरी, 8th या 7th सेंचुरी BC, बिंबिसार वगैरह से भी पहले से। ठीक है भाई, सुश्रुत। चरक को लिखा गया, चरक संहिता को लिखा गया है, ये तो थे मौर्यास के टाइम पे, 3rd and 2nd सेंचुरी BC। ठीक है, और आर्यभट्टी कब लिखी गई है? आर्यभट्ट का खुद का जो टाइम पीरियड है वो 476 से 550 तक रहा, तो इसी बीच लिखी होगी। सही बात है भाई। सूर्य सिद्धांत जो है उसका 4th या 5th सेंचुरी AD का टाइम पीरियड बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी, याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच गुप्ता रूलर इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग दी नालंदा यूनिवर्सिटी एज सेंटर ऑफ लर्निंग? किस गुप्त शासक को शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ये तो बता सकते हो, ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, बताओ जल्दी। हो चुके हैं सोनू, हो चुके हैं, मेरे को टीम ने बता दिया है कि कर दिया है ऑलमोस्ट काम। ठीक है, ऑलमोस्ट काम कर दिया है वो, एक बार चेक कर लेना थोड़ी देर बाद। बिल्कुल, कुमार गुप्त फर्स्ट ने, मैंने कुमार गुप्त के बारे में तुम्हें बताया था कि ये चंद्रगुप्त सेकंड, ध्यान से देखो भाई, चंद्रगुप्त सेकंड और उनकी वाइफ ध्रुव देवी के बेटे थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का बेटा है, ये पुत्र है। उसके बाद ये तो हो गया पहला पॉइंट, सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड ध्रुव देवी। और इसका जो रूलिंग पीरियड है वो है 413 से 455 AD, कुमार गुप्त का। सेकंड पॉइंट है, इसने एक टाइटल अज्यूम किया, इसने एक उपाधि ली, तुम सबको याद होगा, महेंद्र आदित्य। जिन्होंने भी फाउंडेशन ले रखा है उनको मालूम है, ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। महेंद्र आदित्य, ये टाइटल अज्यूम किया इसने। और ये जो है सबसे ज्यादा जो अभिलेख हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं गुप्त राजाओं में, वो सबसे ज्यादा इसी के पास मिले हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि सबसे ज्यादा शिलालेख इसी के मिले हैं सारे गुप्त रूलर्स में से। सबसे ज्यादा शिलालेख वाला गुप्त शासक, तो याद रखना कि ये इसकी खास बात है कि सबसे ज्यादा शिलालेख इसके मिले हैं।
उसके बाद इसके बाद एक और पॉइंट है, ये भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय को वर्शिप करते थे। भगवान कार्तिकेय का भक्त, भगवान कार्तिकेय का भक्त था। और इसी ने 427 ईस्वी में 427 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था 427 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, तो इसी ने एस्टैब्लिश किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 में, और इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में, और 3 महीने तक इसकी लाइब्रेरी जलती रही क्योंकि इतनी ज्यादा किताबें थी। ठीक है, चलो अब्दुल, वो नए वाली नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो नए वाली है, वो अलग जगह पे बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माही, कुमारगुप्त से छोटी थी प्रभावती, ठीक है, कुबेर नाग जो बीवी थी चंद्रगुप्त टू की, उनसे हुई थी वो। तो यहां पर हो गया कुमारगुप्त के बारे में सारे पॉइंट, पर एक लास्ट में पॉइंट याद रखना, कुमारगुप्त एक तुर्क मंगोल, एक तुर्क मंगोल ट्राइब थी, एक तुर्क मंगोल आदिवासी जनजाति थी, उससे लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, उसका नाम था हूण। तो हूण जनजाति से लड़ते लड़ते मारा गया। तो लड़ते हुए, हूण जनजाति से लड़ते हुए मर गया था, ये इसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, हूण जनजाति से लड़ते लड़ते कौन सा गुप्त शासक मरा था? कुमारगुप्त। ठीक है भाई, कोई नहीं, मैंने देख लिया है कौन फालतू के कमेंट्स कर रहा है, पूरी कोशिश रहेगी तुम्हें ब्लॉक करवा दिया जाए, है ना, क्लास को डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। तो ये हो गया हमारा यहां पर कुमारगुप्त, फर्स्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। बेटा माही, बुझाने की कोशिश करने के बावजूद ऐसा रहा, ठीक है, बुझाने की कोशिश के दौरान तो 3 महीने, वरना तो क्या हुआ, वरना तो वो 3, 4, 5 महीने जलती रहती, इतनी किताबें थी। ठीक है, चलो, तो ये है नालंदा यहां पर, जैसे ये तो पटना है और इधर राजगीर है, तो राजगीर में नालंदा है, राजगीर का हिस्सा है नालंदा, तो यहीं पे है नालंदा यूनिवर्सिटी। चलो भाई, विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डिटेल्स, ध्यान से देखो, होने वाला है सेशन बस। विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट डिटेल्स अबाउट स्कंदगुप्त's reign इंक्लूडिंग हिज मिलिट्री विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट्स। भाई देखो, मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो तो जानकारी देता है चंद्रगुप्त टू की, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त का जो बेटा है, उसकी जानकारी देता है मेहरौली का दिल्ली में आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। फिर जो भीतरी स्तंभ शिलालेख है, ये जानकारी देता है स्कंदगुप्त के बारे में, ये जानकारी देता है इसके बारे में। भीतरी, तुम बोलोगे सर भीतरी कहां पर है, तो बेटा भीतरी जो है ये वाराणसी और गाजीपुर, यूपी में वाराणसी और गाजीपुर के बीच में है भीतरी। ठीक है, मैं अभी बताता हूं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है ना, ये तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन, ये समुद्रगुप्त के बारे में हरिशेन ने लिखवाया था संस्कृत में। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, पर ये स्कंदगुप्त का वो इंस्क्रिप्शन नहीं है जो उसकी विक्ट्री या उसकी अचीवमेंट्स को बताता हो। यहां पर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त ने यह लिखवाया है कि मैंने सुदर्शन झील को रिस्टोर किया है, मैंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया है। जीर्णोद्धार का मतलब है कि वापस से उसको जीवित किया है, पुनर्जीवित किया है। सो सुदर्शन झील जो है गुजरात में है, जूनागढ़ के पास, वहीं पर स्कंदगुप्त का
जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जिसमें उसने लिखवाया कि कैसे उसने सुदर्शन झील का, सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार करवाया। पर उसकी जो मिलिट्री विक्ट्रीज हैं, जो उसकी सैन्य विजय हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो सब कहां पर है बच्चों? आंसर है भित्तरी पिलर इंस्क्रिप्शन, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मैं इन सबको मार्क कर देता हूं। जैसे समुद्रगुप्त का तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यहां पर है, इलाहाबाद, ठीक है, ये तो समुद्रगुप्त का है, इलाहाबाद। यहां देखो बेटा, यहां पर है वाराणसी के पास, ये है भितरी स्कंदगुप्त का, जिसकी बात हो रही है वो भितरी यहां पर है, भितरी इंस्क्रिप्शन है ना, भितरी इंस्क्रिप्शन ये वाराणसी के पास, ये इलाहाबाद समुद्रगुप्त का, भितरी स्कंदगुप्त का। और जूनागढ़ में भी, जूनागढ़ में भी किसका? स्कंदगुप्त का। ये कौन सी जगह बच्चों? जूनागढ़, जूनागढ़। और उसके अलावा कौन सा था? उसके अलावा है मेहरौली। तो मेहरौली तो दिल्ली में, ये चंद्रगुप्त सेकंड को लेकर है, मेहरौली। मेहरौली, ठीक है, दिल्ली में। ये चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड, इलाहाबाद समुद्रगुप्त से, भितरी और जूनागढ़ स्कंदगुप्त से। और ये जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, इसमें इसने अपने दो दुश्मनों के बारे में भी बताया है, दो बड़े दुश्मन, दो एनिमीज के बारे में भी बताया है स्कंदगुप्त ने, कि उसके टाइम पर जो उसके दो सबसे बड़े दुश्मन थे वो कौन थे। तो दो दुश्मनों के बारे में, एक तो थे हूण, जिनसे लड़ते हुए इसका फादर मर गया, कुमारगुप्त। और दूसरे हैं सेंट्रल इंडिया के, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले इलाके के पुष्यमित्र आदिवासी। ये अपने इंडिया के आदिवासी हैं। हूण तो विदेशी विदेशी आदिवासी हैं, पुष्यमित्र अपने यहीं के हैं। जैसे आज के टाइम में भील हैं या गोंड हैं, उस तरह के लोग हुआ करते थे पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र जनजाति ने भी काफी परेशान किया हमें, और हूणों ने भी, ठीक है। तो ये दोनों, पुष्यमित्र तो अपने इंडिया, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले इलाके के थे, हूण बाहरी थे, विदेशी थे। पर ये स्कंदगुप्त के सबसे बड़े दुश्मन थे। इसने इस भितरी पिलर इंस्क्रिप्शन में अपने दुश्मनों के बारे में भी लिखवाया है। तो आंसर है बेटा भितरी स्तंभ शिलालेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर इज क्रेडिटेड विद द रिस्टोरेशन ऑफ सुदर्शन लेक? सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया माही, स्कंदगुप्त। अभी तो पढ़ा किसने इसको रिस्टोर करवाया, किसने इसको जीर्णोद्धार इसका करवाया है। तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया। अब एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये जो सुदर्शन झील है, ये जो सुदर्शन झील है बच्चों, सुदर्शन लेक, ये एक्चुअल में मौर्य वंश के टाइम पर, मौर्य वंश के टाइम पर, मौर्य वंश का राजा था उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था गुजरात में, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर गुजरात में था उस टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने, देखो ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने बनवाया था इसे, पुष्यगुप्त ने बनवाया था, पुष्यगुप्त ने बनवाया था इस लेक को। किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने। तो पुष्यगुप्त ने बनवाई थी ये लेक, ठीक है। और जब ये टूटने फूटने लगी बाढ़ वगैरह की वजह से, तो इसको जीर्णोद्धार किसने करवा दिया? स्कंदगुप्त ने। तो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाई थी। और पुष्यगुप्त कहां का गवर्नर था? जहां जूनागढ़ है, ठीक है, यहां पर है जूनागढ़, जूनागढ़ में है ये झील, जूनागढ़, ठीक है बच्चों, कहां पर? जूनागढ़ में। क्लियर है? चलो एक बार दिखा दे क्या इंटरनेट पे, बताओ सभी लोग, यस और नो। जल्दी बताओ भाई, इंटरनेट पे दिखा दें क्या तुम्हें? दिखाई देते हैं सुदर्शन झील पहाड़ों के बीच में, अभी दिखाते हैं, रुको।
ध्यान से देखना बेटा, अभी दिखाते हैं। ये देखो, अभी दिखेगी तुम्हें सुदर्शन झील। ये सुदर्शन झील है। तुम्हें लगेगा सर ये तो नॉर्मल सी झील है। ये नॉर्मल झील नहीं है भाई, इतनी पुरानी झील है। अब इसको मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे ये देखो, पहले देखो ये गुजरात में है कहां पर, पहले देखो ये गुजरात में है कहां पर। जो मैंने मार्क किया वहीं पर है, देखो ये गुजरात का ये वाला हिस्सा है ना। तो गुजरात में ये देखो, ये जूनागढ़ लिखा हुआ है, जूनागढ़ यहां पर है। ये ग्रीन सा दिख रहा है तुम्हें ये। अब यहां पर अगर मैं इसको, यहां पर मैं इसको जूम इन करता हूं, देखो यहां पे गिरनार पहाड़ियां हैं। देखो बेटा ध्यान से, ये गिरनार पहाड़ियां हैं। तो गिरनार पहाड़ियां, इधर जूनागढ़ बसा हुआ है गिरनार पहाड़ियों के साइड में। देखो गिरनार हिल्स हैं, ये गोल गोल देखो गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स के साइड में जूनागढ़, और जूनागढ़ से देखो ध्यान से, जूनागढ़ से अंदर की तरफ, जूनागढ़ से अंदर की तरफ पहाड़ियों की तरफ एक रास्ता गया है। जूनागढ़ से अंदर की तरफ ये रास्ता गया है। देखो बेटा ये रास्ता गया, ये रास्ता गया। यहां पर एक छोटा सा टाउन बसा हुआ है भावनाथ। और इस जूनागढ़ के, जूनागढ़ से जब अंदर की तरफ जाओगे पहाड़ियों में तो भावनाथ, भावनाथ में ये झील देखो, ये झील है। और ये झील को 3D में देखो, अब तुम्हें मजा आएगा। झील जो है 3D में देखो, पहाड़ के बीचों बीच देखो। ये देखो भाई, ये झील है यहां पर, ये झील है, आसपास पहाड़ है। देख रहे हो भाई, ये पहाड़ है। देखो भाई ध्यान से, ये पहाड़ों के बीचों बीच, ये देखो यहां पर है, यहां पर है सुदर्शन झील। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई। ठीक है, तो ये देखो पहाड़ों के बीच में, ये देखो यहां पर ये सुदर्शन झील है। तो काफी बड़ी झील है। अभी तो पानी थोड़ा इसमें कम है, वरना तो ये पूरा का इलाका, पूरा का पूरा इलाका जो है झील का ही है। इसी झील की बात हो रही है। ठीक है, चलो तो बेटा आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। और जिसने भी अभी तक, अगेन फिर से बता रहा हूं, ऑफर 25 अगस्त तक है। जितना जल्दी ग्रैब कर सकते हो कर लो, उसके बाद महंगा हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा मौका। ठीक है, फटाफट से इस कोर्स में एनरोल हो जाओ, ताकि तुम्हारे बेसिक्स अगर हिले हुए हैं तो वो बढ़िया हो जाएं। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल कामाख्या, बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।